गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स क्या होता है, किसी को पता है? Which Vectors direction and magnitude? हाँ, कोई भी चीज जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। कोई एग्जांपल बताओ हेमराज। मैम क्या? एग्जांपल मैम वर्क। वर्क। वर्क वेक्टर नहीं होता है, वर्क स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, इन सब का करेक्ट है। हेमराज, वर्क में हम डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में है, हम बस ये बता सकते हैं वर्क कितना करा। हम ये नहीं बता सकते किस तरफ करा, ठीक है। Yes, तो ma'am. वर्क वेक्टर नहीं होता, वर्क स्केलर होता है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो वेक्टर क्या होता है? वो कोई भी चीज जिसमें डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन का मतलब है, आप सपोज इस क्रॉस रोड पे हो और आप किसी से पूछ रहे हो कि मेरे को हेल्प कर दो, मेरे को वहां पे किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो वो क्या बताएगा? अगर आप वो बोलेगा आप 10 किलोमीटर चले जाओ, आप पहुंच जाओगे, तो क्या आप पहुंच सकते हो? नो मैम। जब तक वो ये नहीं बोलेगा आप राइट मुड़ जाओ, उसके बाद 10 किलोमीटर जाओ, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे? डायरेक्शन। अमाउंट तो उसने पहले भी बताया था 10 किलोमीटर, पर अगर वो बोलेगा राइट तो आप राइट जाओगे, स्ट्रेट तो वो स्ट्रेट जाओगे। तो हमारे पास डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम करेक्ट लोकेशन पे पहुंच सके। उसी तरीके से जैसे आपने बोला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ए और बी पॉइंट है, ठीक है। आप ए से बी अलग अलग रास्ते से जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे। पर मिनिमम रास्ता कितना चाहिए? ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो ही मिनिमम रास्ता चाहिए कि आप सीधा चले जाओ। और उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो बताता है कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस कितना है दो पॉइंट्स के बीच में। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो अब हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पे? डिफरेंसेस देखते हैं। फिजिकल, अगर मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो मैं उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकती हूँ, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। स्केलर का मतलब है जिसमें सिर्फ साइज हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे आप ये बता सकते हो कि आपके पास एक बुक है, वो 10 केजी की है, 5 केजी की है, या फिर आप ये बता सकते हो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अभी 104 हो रहा है, पर आप ये नहीं बता सकते कि किस तरफ हो रहा है, डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। ऐसे आप टाइम ये बता सकते हो कि ठीक है ज्यादा है, कम है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, 10 सेकेंड है, पर किस तरफ हो रहा है वो आप लोग नहीं बता सकते। अब वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साइज तो होना कंपलसरी है, पर डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर आप बता रहे हो फोर्स, और मैंने यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे बना देती हूँ, अब अगर आप इधर फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी इधर मूव करेगी, पर इधर फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी इधर मूव करेगी। तो वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, हर डायरेक्शन के हिसाब से मेरे को अलग अलग चीजें मिल रही हैं। बात समझ आई है ये? यस मैम। ऐसी वेलोसिटी है कि मान लो आपको हिमाचल से हरियाणा जाना है, तो आप हिमाचल से हरियाणा की वेलोसिटी बता रहे हो कि आप जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर। वही अगर मैं बोलूं कि मैं हरियाणा से हिमाचल जा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी हरियाणा टू हिमाचल 40 किलोमीटर पर। मैं डायरेक्शन मेंशन कर रही हूँ, कहाँ से कहाँ जाने की डायरेक्शन। वेक्टर फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बिल्कुल सही है इमराज। वेक्टर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, वो भी मैं बताऊंगी आज क्लास में। फिर हमारे पास आता है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अगर आप वेक्टर, अगर आप डायरेक्शन बताते तो आप ऐसे पॉइंट करते हो ना उस तरफ, और पॉइंट करने के लिए हम एरो यूज करते हैं। इसीलिए जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है हम उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। तो अगर किसी चीज पे एरो लगा हुआ है मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं उस एरो को हटा दूं और सिर्फ वो चीज बताऊं कि यहाँ से यहाँ तक का साइज, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका साइज क्या है।
अब साइज लिखने का एक और तरीका है कि मेरे पास वेक्टर है और उसके साइड में मैंने ये मॉड लगा दिया, जिसके कारण हमेशा आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो आप उल्टी सीधी डायरेक्शन बता ही नहीं सकते, आप सिर्फ उसका साइज बता सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर। तो अगर आप नाम को ध्यान से देखो तो उसमें आ रहा है वर्ड लाइन, वही उसका मीनिंग है, जो सेम लाइन के अलाउंग हो। कि अगर आपने ये लाइन बनाई है, इस लाइन में जो जो वेक्टर है, चाहे वो उल्टे हैं, सीधे हैं, एक अलग तरफ जा रहा है, एक उसके अपोजिट तरफ जा रहा है, वो मैटर नहीं कर रहा है, एक ही लाइन के अलाउंग, उन्हें क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब है वो सेम लाइन में तो है पर पॉइंट भी एक ही तरफ कर रहे हैं, कि अगर ये वाला इधर जा रहा है तो दूसरे वाला भी उधर ही जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। अब अगर मान लो मैं ये कह रही हूँ मैं पहले एक्स एक्सिस पे जा रही थी और अब एक्स एक्सिस पे जा रही हूँ, तो मैंने कितना एंगल चेंज करा होगा अपना? कि अगर मैं पहले एक्स पे थी और अब भी एक्स पे जा रही हूँ, कितना घूमी होंगी? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो ऐसे ही पैरेलल वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होता है? 0 डिग्री एंगल होता है। अब जरूरी नहीं है पैरेलल जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल हो, अगर उनका साइज इक्वल होता है तभी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे दो केस है, दो वेक्टर मैंने बना रखे हैं, ये भी सेम लाइन पे है पर एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर मेरे को राइट से लेफ्ट साइड जाना है, मैं क्या करूंगी? 180 डिग्री का चक्कर लगाऊंगी और अपोजिट साइड पहुंच जाऊंगी। तो ये एंगल्स जो अपोजिट, ये वेक्टर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और इनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इक्वल्स टू कितने रेडियंस? पाई रेडियन। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? पाई एंगल है। क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसमें भी यही पॉइंट है कि जरूरी नहीं है ये दोनों वेक्टर इक्वल हो। अब हमारे पास क्या आता है? अपोजिट वेक्टर। वो वेक्टर, स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा है, आप दिख रहा है? एक सेकंड। हाँ, वो वेक्टर्स जो एंटी पैरेलल है प्लस इक्वल साइज के हैं। मतलब मैं पहले 2 मीटर नॉर्थ में गई, फिर उतना ही 2 मीटर साउथ में गई, तो इक्वल अमाउंट पे गई और अपोजिट साइड में गई, उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स। ये दोनों बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर है सबको कि P वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Q वेक्टर। नेगेटिव से हमें पता चल गया उसके अपोजिट साइड, और P और Q इक्वल है तो उनसे उनका साइज भी पता चल गया। वही अगर मेरे पास दो वेक्टर है जो पैरेलल है और सेम साइज के हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। जो पैरेलल भी है और सेम साइज के हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे P इक्वल्स टू Q वेक्टर लगाया है। नेगेटिव साइन नहीं आएगा, नेगेटिव साइन जैसे ही आ गया वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच चुका है। अब इससे पहले जीरो वेक्टर से पहले ये देख लेना कि पैरेलल में जरूरी नहीं है वो सेम लाइन में ही हो, अलग अलग लाइन पे भी हो सकते हैं। जैसे सपोज आप और आपका फ्रेंड छत पे खड़े हैं और आप लोग एक मून की तरफ पॉइंट कर रहे हो, तो पॉइंट तो सेम डायरेक्शन में कर रहे हो पर आपके हाथों के बीच में गैप है ना? तो आप दोनों जो हाथ से वेक्टर बना रहे हो वो सेम डायरेक्शन बता रहा है पर उनके बीच में गैप है। तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल सेम लाइन में हो, उनके बीच में गैप होगा पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी वो पैरेलल होगी। करेक्ट प्रिपोजिशन नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। फिर हमारे पास आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब है कि उसमें वेक्टर तो है, कोई डायरेक्शन तो है पर उसका साइज 0 हो गया। अब साइज 0 हो गया तो मैं नहीं बता सकती कि वो कौन सी डायरेक्शन है। इसीलिए हम कहते हैं ऐसे वेक्टर जिनके अंदर अनडिफाइंड डायरेक्शन है और जिनको हम नहीं बना सकते उन्हें क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। फिर हमारे पास आता है को इनिशियल वेक्टर। जैसे हम लोग पूछते हैं कि आपका इनिशियल नेम क्या है, आपका फर्स्ट नेम या स्टार्टिंग नेम क्या है, तो ऐसे वो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ये दोनों यहाँ पे O पॉइंट्स निकल रहे हैं, A और B वेक्टर सेम होता है, उन्हें क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर। और वो वेक्टर्स जिनका टर्मिनल मतलब खत्म होने का पॉइंट सेम है,
उन्हें क्या कहेंगे? को टर्मिनल वेक्टर कहेंगे। इतना क्लियर है सबको? हाँ जी यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मान लो आपके जो बुक है उसमें एक, जैसे आप जिस पे डिवाइस पे देख रहे हो, आपने क्या किया, ऐसे रैंडमली 2-3 वेक्टर बना दिए, तीनों के तीनों सेम स्क्रीन पे बनाए, मतलब तीनों के तीनों के लिए प्लेन या एक्स वाई एक्सिस तो सेम है। यस तो मैम। ये वेक्टर जो एक ही प्लेन सरफेस पे लाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? को प्लेनर। करेक्ट। उन्हें क्या कहेंगे? को प्लेनर वेक्टर। अब वो वेक्टर्स जिनका आपको पता है कि हमेशा ओ पॉइंट से निकलेंगे, हमने फिक्स कर दे कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट ओ ही है, वो डायरेक्शन में किसी में हो सकते हैं, पर आपको ये पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, उन्हें क्या कहेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर। वहीं अगर मेरे पास वो वेक्टर जिनके अंदर हमें ये नहीं पता है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, उन्हें क्या कहेंगे? एन लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है? फिक्स हो गई है, और जैसे उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता उसे क्या कहेंगे? एन लोकलाइज्ड। अब देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब है यहाँ पे वन। वन का मतलब वेक्टर तो है वो, मतलब उसके अंदर डायरेक्शन तो है, पर उसका साइज वन ही होना चाहिए, और डायरेक्शन वो ही रहेगी जो पहले थी। मतलब अगर मैं कोई वेक्टर लिख रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर लिया, ए वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। अब इसका साइज क्या है? सिर्फ 10। जो न्यूमेरिक चीज होती है वो ही साइज बताती है, जैसे यहाँ पे इसका साइज है 10। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, ए वेक्टर को उसके साइज से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। अभी इन ईस्ट तो अभी भी है, मतलब इसकी डायरेक्शन वही है जो जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसकी डायरेक्शन थी, पर साइज 10 से 1 हो गया। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलूंगी मैं? यूनिट वेक्टर, जिसका साइज 1 है पर डायरेक्शन वही है जो मेन वेक्टर की थी। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ए और ऊपर एक कैप लगा देते हैं, एक टोपी लगा देते हैं, तो जिस जिस वेक्टर के ऊपर टोपी लगी हुई है वो यूनिट वेक्टर होते हैं। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. जैसे अगर जैसे अगर मैं बात करूं Yes, यहाँ sir. नीचे डायग्राम में, ये जो बना हुआ है कि फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन इन ईस्ट, अगर मैं इसकी जगह लिख देती 1 न्यूटन इन ईस्ट, तो ये क्या बन जाता? इसका यूनिट वेक्टर। बिल्कुल सही, इसका यूनिट वेक्टर। उसकी डायरेक्शन तो सेम होती है पर साइज 1 हो जाता है। अब हमें ना जब भी कोई वेक्टर बताते हैं वो 3 डायरेक्शन में के हिसाब से बताते हैं, हम एक्स वाई और जेड एक्सिस में। अब हम बार बार एक्स वाई जेड ना लिखे, कंफ्यूजिंग ना करें हम लोग, तो हम लोग उसके लिए यूनिट वेक्टर बना रखे हैं अपने तीनों डायरेक्शन में। एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप, और एक होता है के कैप। आई एक्स में होता है, जे वाई में, और के हमारा जेड एक्सिस में होता है। इनका ऑर्डर फिक्स है, यही याद करना है, आई जे के एक्स वाई जेड। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं तो इन सबका साइज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इन्हें हम और क्या कहते हैं? वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब हमने अगर एक प्लेन में या एक एक्स वाई जेड के फॉर्म में वेक्टर लिखना है तो हम आई जे के हिसाब से लिखें। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो अगर मेरे पास है एक्स वाई जेड में 3 यूनिट वेक्टर, तो मैं उनको क्या बोलूंगी? आई कैप, जे कैप और के कैप। और अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? बस वो वेक्टर डिवाइड बाय दैट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। और क्योंकि यूनिट वेक्टर हम लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई कैप, जे कैप, के कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो जैसा इसका नाम है वही इसका काम है कि पोजीशन बताता है वो किसी पॉइंट की। अब हम पोजीशन अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, पर हम यहाँ पे बेसिक केस में पोजीशन ओरिजिन से बताते हैं। तो पोजीशन बताने के लिए जैसे आप नॉर्मल ग्राफ बनाते थे, एक्स और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लेते थे, एक्स वाई करते थे। यहाँ पे क्योंकि हम तीनों एक्सिस पढ़ते हैं एक्स वाई जेड, तो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस में। और अब हमें पोजीशन वेक्टर बताना है।
तो इतना याद रखना, जब भी आर वेक्टर की हम बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर आता है। आर सिंबल है हमारा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का। अब एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट से बना है। एक्स की डायरेक्शन में है, वाई की डायरेक्शन पे साइज बता रहा है, जेड की डायरेक्शन में। इसीलिए बार बार ये रिपीट ना करने की बजाय हम कर देते हैं एक्स इंटू वाई कैप, वाई इंटू जे कैप और जेड इंटू के कैप। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पॉइंट है 2,3,4, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. इसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके लिए क्या करा हमने, दो पॉइंट्स लिए P और दूसरा पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं Q, और हमें इनके पॉइंट पता है x1 y1 z1 और x2 y2 z। तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर लिख सकती हूँ इजीली ओरिजिन की मदद से, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ऐसे ही सेकंड पॉइंट का भी कर दिया। अब मेरे को बताना है कि मेरे को P से अगर Q जाना है तो मैं कहां से जाऊं, कैसे जाऊं। वो जो वेक्टर बताता है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग P और Q को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो इतना याद रखना वेक्टर में कि अगर दो वेक्टर है उनकी सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हैं तो उनको हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे R1 है और S है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम क्लॉकवाइज तरीके से चल रहा है, पर R2 अगर आप ध्यान से देखो वो अपोजिट साइड जा रही है ना। तो जो अपोजिट साइड जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो सेम तरफ जा रहा है उन्हें ऐड करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे R1 में S को ऐड कर दिया और R2 सब्ट्रैक्ट करना था, इसीलिए मैं उसे राइट साइड ले गई और वो पॉजिटिव हो गया। अब मेरा काम तो था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, S वेक्टर, वो मैंने निकाला फिर R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 करेंगे, हाँ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैंने अभी उसका नेम यूज नहीं किया। S वेक्टर जब हम निकालेंगे तो मेरे को क्या करना है, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इतना याद रखना, x में से x वाली ही चीज अब सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ऐसे मत करना कि एक का x ले लिया और दूसरे के y में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे है मेरे पास x1 x2, तो मैं x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करूँ, y2 में से y1 को, z2 में से z1 को। और ऑर्डर मैटर करता है, अगर आपने इसका 2 लिया है पहले तो इसका भी पहले 2 ही लेना है, वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लूं एग्जाम्पल, मेरे पास P पॉइंट है 1 4 3 पे और Q पॉइंट है 2 0 7 पे। तो मेरे को बताओ फटाफट पहले दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा। ये मेरे पास पॉइंट P है, ये मेरे पास पॉइंट Q है। Q माइनस P। Q माइनस P या P माइनस Q, ठीक है। उसका साइज क्या साइज आएगा, कौन बताएगा? चलो पहले पोजीशन वेक्टर बताओ P पॉइंट का, कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। 1 4 3। वो तो सिर्फ कोऑर्डिनेट है कि हमारे पास साइज बता दिया। पोजीशन वेक्टर मतलब R वेक्टर बताओ। R1। हाँ जी, R वेक्टर बताओ। पहले P पॉइंट का बताओ। I 4 J 3 K. 1 I cap, 4 J cap and 3 K cap. ठीक है, बीच में प्लस साइन लगाना है, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब कचरा हो जाएगा, तो सब में प्लस लगाना है। ठीक है, तो वेक्टर तीनों का ऐड करके बनेगा R वेक्टर इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे P वेक्टर है तो वो बन जाएगा I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप। क्लियर है सबको? यस मैम। और ऐसी Q वेक्टर का बताओ। 2 I cap plus 7 K cap. करेक्ट, 2 I कैप प्लस 7 K कैप। तो अब मेरे को ये भी बता दो कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा। पी क्यू बताओ, पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर क्या होगा, देखो बस सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को और कुछ नहीं करना है। एक्स में से I कैप माइनस 4J कैप प्लस 4K कैप।
आई कैप प्लस 4 माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। हमने क्या किया, क्यू में से पी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 में से यहाँ पे 1 लगा हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया +1 आई कैप। यहाँ पे है 0, 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो -4 जे कैप। यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो +4 के कैप। सबको क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमारे पास कोई एक रैंडम वेक्टर होगा, आर वेक्टर ऐसे हवा में बना हुआ है। अब हमें बताना है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स, किसका एक्स एक्सिस पे क्या साइज होगा, वाई एक्सिस पे क्या साइज होगा, वो है क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। तो हमें बस उसने क्वेश्चन में इतना बता रखा होगा कि एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है, जैसे यहाँ पे थीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना दिया पी एम। तो पहले ये बताओ कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं ओ पी एम, तो बेस है मेरा ओ एम और हाइपोटेन्यूज है आर। इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से ओ एम की क्या वैल्यू आ गई, आर कॉस थीटा। वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि आर कॉस थीटा क्या आ गया, हमारा बेस आ गया। सिमिलरली मैं इसी ट्रायंगल से ओपीएम से परपेंडिकुलर भी निकाल सकती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करके, और वो आ गई मेरी वैल्यू आर साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम। अब इतना याद रखना, एक ट्रिक है कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है ना, उसी के साथ कॉस लगेगा। अगर ये थीटा वाई वाली एक्सिस पे होता तो मैं ऊपर लिखा हुआ होता आर कॉस थीटा और नीचे हो जाता आर साइन थीटा, पर यहाँ थीटा एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस के साथ लिखा है आर कॉस थीटा। मोस्टली हम थीटा एक्स एक्सिस के साथ ही लेते हैं, तो एक्स वाला कंपोनेंट हमेशा आर कॉस थीटा हो जाता है, वाई वाला आर साइन थीटा हो जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे कुछ एक्स कॉमा वाई। अब अगर आप बात करो एक्स की, एक्स तो यहाँ से यहाँ तक का साइज होगा, ऐसे करते हो ग्राफ में, ये जो पॉइंट हो तो उसको ऐसे ढूंढते हो, और ये साइज क्या है, आर कॉस थीटा। सिमिलरली वाई वाला ये साइज होगा और ये आर साइन थीटा, मतलब आर कॉस थीटा उसके एक्स कंपोनेंट हो गया और आर साइन थीटा उसका वाई कंपोनेंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले हमने आर कॉस थीटा निकाला, फिर हम फाइनल आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। समझ आया सबको ये कैसे आया, दो कंपोनेंट्स एक्स और वाई एक्सिस वाले, बस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस करा। जी मैम। फिर अगर मैं बात करूं, हमने उसको सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं कि आर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में और आर का कंपोनेंट वाई एक्सिस में, और उसको आई कैप और जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो पूछेगा कि आर का आप साइज कैसे निकालोगे, कि कितना बड़ा है आर वेक्टर। तो अगर मैं इस इक्वेशन का, ये जो ऊपर इक्वेशन है कि उसका एक्स कंपोनेंट क्या है आर कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट क्या है आर साइन थीटा, इन दोनों का स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं, मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे को बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 तो यहाँ से बस आर स्क्वायर बचा। और अगर मैं अब क्या करूं, इन दोनों का इसका अंडर रूट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, आर बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड आ गया। मैंने क्या किया, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया, उसको बस ऐड कर दूंगी और अंडर रूट कर दूंगी, तो मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर मेरे पास आता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर आप इस ट्राइंगल को फिर से ध्यान दो, ओ पी एम, तो परपेंडिकुलर है आर साइन थीटा और बेस है आर कॉस थीटा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है मेरे पास tan थीटा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों का रेशियो लूं और वो आ रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा कितना आ जाएगा, अगर tan थीटा की वैल्यू जैसे मान लो 1 आ जाए, तो थीटा tan 45 45। थीटा आ गया 45 डिग्री। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है कि थीटा आ रहा है 30 डिग्री और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ कितना एंगल बना रहा है वो वाई एक्सिस के साथ, तो क्या आंसर आएगा, अगर थीटा 30 डिग्री और वाई एक्सिस के साथ पूछा है तो
कोई 1/√3. 1/√3. नहीं मैं ये अच्छा नहीं, मैं साइज नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि मान लो कि यहाँ पे है 30 डिग्री, ठीक है, और मैंने पूछा कि वो बताओ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। 30 डिग्री sin थीटा. वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है 90 minus 30 degree. 90 माइनस 30 डिग्री। मैं एंगल पूछ रही हूँ कि ये जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। ये पूरा होता है 90 डिग्री, तो ये जो बच जाएगा वो बच जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री। तो अगर कभी वो क्वेश्चन में पूछे कि एक्स वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, तो एक्स वाले में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। नहीं सबको समझ आ गया जो लोग यस मैम। ठीक है। यस मैम. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास एक हमने उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ऐसे ही अगर मेरे पास दो वेक्टर है, मैं उनको ऐसे ही सिंगल वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, बस इसी को यूज करके। अभिनव आपको डाउट है? अब अगर मेरे पास जैसे तीन वेक्टर है 3D वेक्टर में x y z, तो वो सेम फॉर्मूला तीनों को स्क्वायर करना है और ऐड करना है जो वहां पे किया था, बस यहाँ पे z का भी स्क्वायर आएगा। 2D सिस्टम में z का स्क्वायर नहीं आता। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये जो वेक्टर है यहाँ पे एक क्यूब ले रखा है हमने, और इस कोने को ज्वाइन करके r वेक्टर बन गया। अब ये जो वेक्टर है ये x के साथ अलग एंगल बनाएगा, y के साथ अलग, z के साथ अलग। तो वहां पे x वाले के साथ तो cos थीटा आ रहा था और y वाले के साथ sin थीटा आ रहा था। 3D में याद रखना तीनों के साथ cos थीटा आएगा, x y z। यहाँ पे तीनों के साथ ही cos थीटा आया है, और अगर मैं तीनों का स्क्वायर लेके ऐड करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो आएगा ry स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, फिर rx स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, फिर rz स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। एलसीएम लूंगी तो ऊपर बन गया rx स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, और वो ही क्या है मेरा r का स्क्वायर। कैंसिल होके बस 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप इस ट्रायंगल में देख सकते हो कि अगर मेरे को cos थीटा निकालना है तो ये मेरे पास थीटा है यहाँ पे जो y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, बेस ry और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है जिसमें मेरे को तीनों में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, बाकी दो के आंसर्स आप खुद बताओगे कौन। पहले मेरे को ये बताओ, फर्स्ट वाले में x का कंपोनेंट क्या है, 2. x कंपोनेंट है। जैसे कोई भी वेक्टर है उसको मैं लिख सकती हूँ rx i कैप प्लस ry j कैप। तो फर्स्ट वाले में x का कंपोनेंट है 2, y का कंपोनेंट है b2। तो अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, मैं क्या करूंगी, इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगी और फिर ऐड कर दूंगी, तो ये आ गया मेरे पास √8 या फिर 2√8। फिर उसने पूछा है एंगल विद एक्स एक्सिस बताना है, तो मैंने अभी बताया था tan थीटा निकालेंगे जो कि है y का कंपोनेंट अपॉन x का कंपोनेंट, तो हम tan थीटा निकाल देते हैं। y का कंपोनेंट क्या है इस केस में, 2 है, x का कंपोनेंट भी 2 है। यहाँ पे i कैप j कैप k कैप मत लिखना, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये आ गया मेरे पास 1। तो अब tan थीटा मेरे को सोचना है कि 1 कब होता है, जैसे 45 डिग्री पे होता है यहाँ पे, तो 45. करेक्ट। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है उसने यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर में जो भी वेक्टर है उसको बस उसके साइड से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे था मेरे पास 2i कैप प्लस 2j कैप, इसका साइज कितना आया था 2√2, तो मैं इससे डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे, सिर्फ एक को मत करना।
जैसे पहले I वाला डिवाइड हो गया, फिर J वाला डिवाइड हो गया, तो यहां से मेरे पास आएगा I कैप अपॉन √2 प्लस J कैप अपॉन √2। क्लियर है सबको? यूनिट वेक्टर कैसे निकाला है? बस दोनों को उसके साइड से डिवाइड कर दिया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड कौन बताएगा मेरे को? बोलो सरिता देवी। 4। करेक्ट, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड 4 है। कैसे आया आप लोग भी देख लो। पहले हमने x के कंपोनेंट का स्क्वायर किया, मतलब 2 का स्क्वायर। कौन निकाल रहा है ये आवाज? ठीक है, फिर हमने क्या किया, y के कंपोनेंट का स्क्वायर किया। अब y के कंपोनेंट का स्क्वायर करते हुए याद रखना हमारे पास -2√3 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या 4 प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, फिर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो हमारे पास आ गया 16। और अगर मैं 16 का अंडर रूट ले लूं तो अंडर रूट 16 आ गया मेरे पास 4। डाउट हो? 4। नो मैम। ठीक है, नो मैम। अब मेरे को इसका एंगल कौन बताएगा? एंगल एकता बताओ। 30 डिग्री। ठीक है, अभी सबका 30 डिग्री आ रहा होगा। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है ना अभी? 6 डिग्री है। पढ़ा है। 60 डिग्री पढ़ा है। दी? स्कूल में पढ़े मैम, अभी क्लास में ऑनलाइन में नहीं पढ़ा। स्कूल में पढ़ लिया है तो फिर सब 30 डिग्री कैसे बोल रहे हो? 60 डिग्री है। हाँ 60 डिग्री भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर कर लिया एनसीईआरटी से? यस मैम। मैं अच्छा, जो मैम यस मैम स्लीपर एंगल कितना आएगा, रुको मैं फॉर्मूला भी लिखती हूँ अभी आपके लिए। y कंपोनेंट है -2√3, x कंपोनेंट है 2, रेशियो आ गया -√3 इक्वल्स टू tan थीटा। अब मेरे को बताओ थीटा कितना है? आप सुनो तो स्कूल लड़ा क्या? मैम 60 मैम 60 60 tan थीटा मैं नेगेटिव √3 होती मैम 80 मैम 80 है। ठीक है, जब tan 80 तो होता नहीं। अच्छा वो पढ़ा है तुमने, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यस मैम, ऑल सेंट एंड कॉस। यस हाँ, ये इतना जब हम पता है तुम्हें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हाँ जी, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? नेगेटिव मैं नेगेटिव नेगेटिव होता है। नेगेटिव और यहाँ पे tan की वैल्यू क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? tan अगर नेगेटिव है तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। मैम 10 तो फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है। सेकंड में भी होता मैं है, 180 से मैं 180 से करते हैं। कौन? हाँ 180 से करता है। मेरे को बताओ कितना आएगा थीटा? मैं 180 ग्राम 180 माइनस -2 120 आएगा। करेक्ट। 120 मैम। -√3 को मैं लिख सकती हूँ tan 180 - 60, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है, इसलिए आ गया मेरे पास Yes, ma'am. tan 120 डिग्री। तो मेरे पास थीटा आ गया 120 डिग्री। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। tan नेगेटिव होता है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट यूज करते हैं, तो जो भी एंगल है उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें आंसर नेगेटिव मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आ गया थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। अब थर्ड वाला केस का मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? अच्छा सॉरी, पहले इसका यूनिट वेक्टर कौन बताएगा? फिर से बता दूं, एक सेकेंड। देखो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये तो पता है आप सबको। मैम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यस मैम। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, पर जैसे दूसरे सेकंड की क्वाड्रेंट, क्या बोल रहे हो?
फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में टैन और फोर्थ वाले में कॉट। तो आपको मोस्टली फर्स्ट और सेकंड यूज मैम करना कोड नहीं पड़ेगा। होता मैम फोर्थ में। कॉस या तो हमें क्या करना है, मोस्टली फर्स्ट और सेकंड ही यूज करना है फिजिक्स में। तो फर्स्ट वाले में तो जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू हो तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पर अगर मेरे पास बोलो रोहित, पर अगर मेरे पास क्या है कॉस या टैन नेगेटिव तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगी। जैसे उसके लिए बस सीधा करना है, जो भी एंगल है, जैसे मेरे पास है यहाँ पे √3 होता है टैन 60 पे, पर यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी 180 डिग्री में से उसको माइनस कर दूंगी 60 को। तो वो एंगल देगा जब मेरे पास टैन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। समझ आया? जैसे अगर मेरे पास है सपोज टैन की वैल्यू 1/√3, तो ये होता है 30 डिग्री पे, तो मैं सीधा लिख सकती हूँ 30 डिग्री। पर वही अगर माइनस है तो मैं क्या करूंगी 180 में से 30 को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 150 डिग्री एंगल। टैन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है कुलभूषण, पर हम फर्स्ट सबसे पहले कहाँ पे नेगेटिव होता है वो लेते हैं, ठीक है? फोर्थ क्वाड्रेंट बाद में केस आता है, पहले तो सेकंड वाला आ गया तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए हम वो वाला लेते हैं। अब समझ आ गया सबको? आदि चौहान और परीक्षित? मेरे को तो कब का समझाया, फिर इसको समझ नहीं आया था। अच्छा ठीक है। जट्टा दी हिक्का जोर ये ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, मैंने हर्ष आपका नेम नोट कर दिया है, मैं सर को बता दूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो हमारे पास सर क्या कर बाय गाइस, 150 गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हमारे पास एंगल आ गया 150 डिग्री यहाँ पे। तो ऐसे अगर कोई और नेगेटिव वैल्यू होगी तो आपको बस माइनस करना है। अगर मेरे पास मान लो आता -1 तो कितना एंगल आता थीटा? अगर मेरे पास tan थीटा इक्वल्स टू -1 आता 180 minus 180 माइनस 45, तो मेरे पास आ जाता 130। 180 माइनस 45। परीक्षित अगला नंबर आपका है, ठीक है? तो अब परीक्षित मेरे को बताएगा कि इसमें यूनिट वेक्टर कितना आ रहा है। 120 मैम। यूनिट वेक्टर ओ सॉरी मैम, यूनिट वेक्टर आएगा आपका, पता नहीं क्या होना। और कौन बताएगा यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है? सरिता और एकता के अलावा अंशुल ठाकुर नहीं बताएगा। जो कुछ नहीं आता है। सरिता आप बता दो। मैम I cap/2 minus √3 J cap/2। बिल्कुल सही, I cap माइनस √3 J cap/2। कैसे है? हमारे पास ये वेक्टर था 2I cap माइनस 2√3 J cap, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसके साइज से, जो था मेरे पास 4, तो डिवाइड करूंगी तो फर्स्ट टर्म आ गई I cap/2 और दूसरी वाली टर्म आ गई -√3/2 J cap। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब थर्ड वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? सिर्फ 2 ही बच्चे आंसर क्यों कर रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए? समर आप बताओ थर्ड वाले का मैग्नीट्यूड। मैम √162। अच्छा, √162 करेक्ट आंसर है, पर इसको और रूट की फॉर्म में बताओ। 9√2 बिल्कुल सही। देखो √162 सबका आ गया होगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 × 81, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। इसे लिख सकते हैं 9√2। अब
उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, एंगल कौन बताएगा? शिवम, सूर्यवंशी। मैं रुको, मैं सोल्व करने दो मैम। 45 डिग्री। करेक्ट। मैं 45 डिग्री। सबका करेक्ट है 45 डिग्री। वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट सेम है, रेशियो 1 आ गया, तो थीटा 45 डिग्री आ गया। सोल्व करना मैम एक बार। सॉल्व करूं? देखो, वाई कंपोनेंट मैग्नीट्यूड भी बताना है शिवम। मैं बता दो, बता दो। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये आ गया अंडर रूट 181। ओके हेमराज, मैं नोट सेंड कर दूंगी। 180 एक सेकंड, 162। हाँ 81 इंटू 2 आ गया। आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते थे 9√2, वरना अगर आपने 162 ऐड कर दिया है तो आप उसको फिर से ब्रेक कर सकते हो। फिर हमें जब एंगल बताना था तो y कंपोनेंट भी 9 है, x कंपोनेंट भी 9 है, रेशियो लिया तो 1 आ गया। और थीटा, tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पे। यूनिट वेक्टर बताओ सरिता। मैं आई कैप अपॉन √2 प्लस जे कैप अपॉन √2। आई कैप अंडर डिवाइड बाय √2 प्लस जे कैप अपॉन √2। करेक्ट, सबका करेक्ट है। हमने क्या किया, इस वेक्टर को 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 9√2 कर दिया, तो दोनों के साथ ही √2 डिनोमिनेटर में रहेगा और 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो नो मैम। मैम। नो मैम। ठीक है, अब देखो हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में 3 लॉ आते हैं। पहला ट्राइंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा उसी का ही एप्लीकेशन है पॉलीगन लॉ। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है, द वेक्टर्स आर अलाइंड हेड टू टेल। इसका मतलब क्या है, एक का सर और दूसरे का पैर जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर मैं इसका सर और इसका पैर जोड़ दूं, मतलब पैर मतलब जहां पे वो खत्म हो रहा है और सर मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, तो ट्राइंगल लॉ यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होता है? जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया, ए और बी को। अब क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब अगर 2 वेक्टर है मेरे पास, तो रिजल्टेंट में क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय मैं एक सिंगल लिखूंगी। वो सिंगल कैसे बनाऊंगी और उसको क्या बोलते हैं? उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। वो रिजल्टेंट एक थर्ड साइड से बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास 2 वेक्टर थे ए और बी, इसके हेड से उसका टेल जुड़ी हुई थी। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, मेरे पास एक फाइनल वेक्टर मिल गया सी वेक्टर, और ये तीनों मिलके फिर मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने पहले फॉर्मूला यूज किया था कि ए और बी का एरो ऐसे जा रहा है, ए के लूप में जा रहा है, पर सी का अपोजिट साइड में जा रहा है। यहाँ पे सी को ही आर वेक्टर बोला गया है, तो मैं लिख सकती हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल्स टू 0, या फिर ए आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्लियर है कैसे यूज करना है इसको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। वो क्या कहता है, अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे उनकी टेल से टेल ज्वाइन कर दी हमने, एंडिंग पॉइंट खत्म कर दिया, अब वहां से 2 वेक्टर मैंने निकाले और ऐसे निकाले कि अगर मैं उनको फिर से रिपीट करूं तो एक पैरेललोग्राम बन जाए। इसके पैरेलल ये बना दिया मैंने, एबी के पैरेलल ऊपर वाला सीडी बना दिया, सिमिलरली एडी के पैरेलल यहाँ पे सीबी बना दिया, तो हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस आ जाएंगी और इनका साइज भी सेम है, तो ये बन गया है पैरेललोग्राम। अब वो पूछेगा कि मेरे पास इस वेक्टर और इस वेक्टर के बदले मेरे को एक सिंगल वेक्टर लिखना है, वो बताओ वो कहाँ बनेगा? तो वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल पे बनेगा, कि उन दोनों के बीच में से एक डायगोनल जाएगा और वहां पे क्या होगा, मेरा रिजल्टेंट होगा। इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब एक पॉइंट याद रखना कि ट्राइंगल में रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसमें इन तीनों का एरो एक ही जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है एरो। शिवम बोलो। शिवम डाउट है?
अब देखो ये प्रूफ है वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ का, तो ये ध्यान से समझो। मैंने स्टार्ट किया, एक वेक्टर लिया p वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में, एक q वेक्टर ए डी की डायरेक्शन में। अब क्या करना, हमने क्या किया, रिजल्टेंट बना दिया r वेक्टर। रिजल्टेंट बनाने से पहले हमने अस्यूम किया कि p और q में थीटा एंगल है, ये एंगल p और q वेक्टर में है। फिर जो रिजल्टेंट बना वो अल्फा एंगल बना रहा है p वाले के साथ। हम एंगल मोस्टली p वाले के साथ ही लेते हैं। अब हमने क्या किया, इस ए बी को आगे बढ़ा दिया मैंने ऐसे x उसी डायरेक्शन में, और फिर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऊपर सी पॉइंट से। ये क्या है, मेरा परपेंडिकुलर। अब जैसे ही परपेंडिकुलर लग गया ट्राइंगल में, मैं पाइथागोरम एक तो पाइथागोरम लगा सकती हूँ, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे सी बी ई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में जी क्यू कॉस थीटा है वो हमारा हमेशा बेस के कंपोनेंट में जाएगा, और क्यू कॉस साइन थीटा किसके कंपोनेंट में जाएगा, परपेंडिकुलर के कंपोनेंट में। अब वो जाएगा कैसे, आप यहाँ ध्यान से समझो। जब मैं ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल ले रही हूँ ए सी ई, तो हमारे पास आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। और अगर आप एक सेकेंड, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होता है ये वाला, ये दोनों सेम होते हैं या नहीं होते हैं? सेम होते हैं। सेम। सेम, हाँ जी, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अब अगर मैं सी बी ई में लिखूं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है मेरा बीई और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा बीसी। अब क्योंकि पैरेललोग्राम था और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ। इसीलिए मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखा है, क्यू वेक्टर लिखा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्यू वेक्टर लिखा, और ये मेरा जैसे ही मैंने बीसी की जगह मेरा क्यू वेक्टर लिखा और बी को एज इट इज छोड़ दिया, तो मैं तो यहाँ कॉस थीटा निकाल रही थी, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू कॉस थीटा। वही सेम यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा यूज करूं, तो मेरे पास परपेंडिकुलर है ईसी, हाइपोटेन्यूज वही सेम क्यू, और मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ साइन थीटा। यहाँ से ईसी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू साइन थीटा। हाँ, तो वही सेम मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ए सी ई को यूज करेंगे, उसमें मेरा ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। करेक्ट। अब देखना, बेस में हमारे पास दो चीजें हैं, ये ध्यान रखना। अगर आप बेस को ध्यान से देखो तो उसमें एक तो ये पी वाला पार्ट है और एक क्यू कॉस थीटा वाला पार्ट है। तो मैं इन दोनों को मिलाकर ही बेस लिखूंगी, अलग अलग मत लिखना। तो इन दोनों को साथ में जोड़ के हमने स्क्वायर करा, और सिमिलरली परपेंडिकुलर में तो एक ही कंपोनेंट है, तो मैंने सिर्फ क्यू साइन थीटा का स्क्वायर करा। अब जैसे ही मैं फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर करूंगी, मेरे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा, प्लस सेकेंड वाली टर्म से आया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से देखो, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं इन दोनों टर्म से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और वो 1 हो जाएगा। आप जब फाइनल फॉर्मूला देख रहे हो उसमें क्यू स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर थीटा भी नहीं है और sin स्क्वायर थीटा भी नहीं है, वो स्क्वायर करके क्या हो गया, ऐड करके 1 बच गया है। ठीक है मैम, तो फाइनल फॉर्मूले में बस इतना याद रखना, दोनों का स्क्वायर करना है,
दोनों को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, और थीटा का आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, थीटा है कौन सा, ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल थीटा नहीं होता है, ठीक है। फिर अगर हमें डायरेक्शन बतानी है इस वेक्टर की, तो आप डायरेक्शन तो बताओगे, ऐसे थोड़े बोलोगे कि हवा में एंगल है, तो हम डायरेक्शन नीचे वाले वेक्टर की मदद से बताएंगे कि P के हिसाब से R वेक्टर कहाँ पे है। तो आप बोलोगे कि P से अगर मैं अल्फा एंगल ऊपर चली जाऊं तो R वेक्टर मिल जाएगा। तो अब R वेक्टर कैसे बताओगे आप लोग, R वेक्टर क्या है? हम लोगों ने क्या किया, फिर से ट्राइंगल यूज किया ACE। इसमें अगर मैंने tan अल्फा निकाला तो tan क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, Q साइन थीटा। क्या है परपेंडिकुलर, Q साइन थीटा, राइट। और बेस क्या हो जाएगा फिर से इस ट्राइंगल में, मैम AP और P बी AB प्लस बी। और AB को मैं फिर से लिख सकती हूँ P वेक्टर, और B को मैं लिख सकती हूँ Q cos थीटा। तो मैंने उन दोनों को ऐड करा। अब ये याद रखना, आपको ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल देंगे, वो बता देंगे अल्फा कितना है, थीटा कितना है, P कितना है, Q कितना है। बोलो सूजन। मैम कमेंट सेक्शन जरा। और क्या बोल रहे हो? मैम कमेंट सेक्शन। हाँ ठीक है, इग्नोर कर दो आप, मैं उसको डील कर लूंगी बाद में, ठीक है। तो Q साइन थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले को वो डायरेक्ट आपको बताएगा P क्या है, Q क्या है, थीटा क्या है। पर अगर आपने फॉर्मूला हल्का सा उल्टा लगा दिया ना, तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q के साथ साइन लगाया है, Q के साथ कॉस लगाया है। तो अगर आपको ये याद नहीं रहेगा ना कि Q ऊपर वाला है और P नीचे वाला है, तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। तो आप जहां से भी याद करो, अगर आप किसी बुक से भी पढ़ते हो, तो उसमें जो ट्राइंगल इस थ्योरम का जो प्रूफ कर रहे हो, तो डायग्राम भी याद होना चाहिए कि P नीचे वाला है और Q ऊपर वाला है, वरना ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ आइए मेरी बात कि मैं बोल क्या रही हूँ, गलती यस क्या हो। मैम। यस मैम। यस मैम। आपने उल्टा कर दिया तो वो P साइन थीटा लगा दोगे आप, और वैल्यू बिल्कुल गलत आएगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दो वेक्टर है मेरे पास। उन क्वेश्चन रीड करो एक बार। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स of equal magnitude is equal to the magnitude of either vector, find the angle between the two vectors। मेरे पास दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब P इक्वल्स टू Q। ऊपर से वो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट बन रहा है वो भी इनके साइज के इक्वल है, मतलब R इक्वल्स टू P इक्वल्स टू Q। अब उसने बोला एंगल बताओ कि एंगल क्या है P और Q के बीच में। तो हम क्या करेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला था, इसका अंडर रूट, यही फॉर्मूला था R के लिए। अब जहां जहां सेम चीज है वहां वहां हम लोग सिंगल टर्म करेंगे। जैसे मैं मान लेती हूँ कि मैं सब जगह P लगाती हूँ, तो ये भी P हो गया, राइट साइड में ये भी P स्क्वायर, Q की जगह क्या हो जाएगा P स्क्वायर, फिर स्क्वायर 2P इंटू P cos थीटा। P इंटू P क्या हो जाएगा, cos थीटा। P square. P स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहां से मेरे पास राइट साइड में आ जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा। अब मेरे को एंगल निकालना है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, अगर मेरे को थीटा निकालना है मैं क्या करूंगी नेक्स्ट। हाँ जी बोलो एकता। Tan theta वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा कैसे यूज कर सकते हो, मेरे पास यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर मैं मैंने यहाँ पहले स्क्वायर कर दिया है, अगर मैं दोनों साइड इस स्टेप के बाद स्क्वायर कर दूं तो कुछ हो सकता है। Yes मैम। यस मैम। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देती हूँ। मेरे को बताओ राइट साइड में क्या आएगा अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो, P square 2P स्क्वायर प्लस 2P square cos theta। एज इट इज टर्म आ गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का P स्क्वायर इक्वल्स टू 2P स्क्वायर cos थीटा। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब P स्क्वायर से P स्क्वायर कट कर देते हैं, यहाँ पे बचा -1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। अब फिर से वही सेम बेसिक मैथ्स का, बताओ cos नेगेटिव कब होगा,
सबसे पहले नेगेटिव कब होगा? बार बार सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना आएगा थीटा? थीटा कितना और कितना बोला सर? माइनस थीटा। मेरे को ये बताओ कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? मैम 60 होती है। तो 180 में से 60 को माइनस कर दो बस। 30 डिग्री। 120 मैम 120 यस मैम। 120 थीटा आ गया मेरे पास 120 डिग्री। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। किसी को यहाँ पे हाँ जी बोलो, किसी को डाउट है? मैम आपने जो लिखा माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर कोस थीटा, मैम ये कैसे आया? ये वाला मैंने बस यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस p को मैं उधर लेके 2p स्क्वायर को। यस मैम यस मैम। हाँ तो 1 - 2 माइनस सी स्क्वायर। -1 1 - 2 -1 हो जाएगा और p स्क्वायर एज इट इज है। सरिता क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? यस मैम। ठीक है, अब इसी का सोल्यूशन भी है यहाँ पे, वही मैंने एक्सप्लेन करा है अभी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए है कि द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। अच्छा छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन भी मैं क्लास में कराऊंगी, वो मत करना अभी। अगर आपको ट्राई करना है तो इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये आप फॉर 1 2 3 क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन लिख के कल ट्राई करके लाना। ये सेकंड वाला इग्नोर कर देना भी, ये मैं क्लियर करवाऊंगी ये वाला। ठीक है, ये वाला मत करना जिसका सोल्यूशन प्रॉपर है, कंफ्यूजिंग है वो। बस ये 3 क्वेश्चन है जो सेपरेट है, वो आप ट्राई करके लाना। ठीक है, ये होमवर्क पार्ट है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? टू मैम। नो मैम। ठीक है, अंशुल आपकी क्लास का है या कहीं बाहर से आया है? बाहर से है, बाहर से। ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है ना? पक्का किसी को अगर कोई डाउट है तो कल ले आना, ताकि साथ ही साथ अगर क्लियर हो जाए तो बेटर है। पूरी फिजिक्स इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। अगर हाँ बोलो एकता। मैम मुझे एक डाउट था एरर एनालिसिस में। मैम उसमें जो आपने टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे ना, मैम उसमें जो क्वेश्चन था उसमें एरर को x अपॉन y करना था, जो जब हम एरर को डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसे आएगा? नहीं, वो वाला क्वेश्चन पूछो ना, किनकी डायमेंशन मैच नहीं कर रही है। यस मैम। हाँ, उसमें अगर आपको जो क्वेश्चन था उसमें आपको ये देखना था कि जो जो टर्म्स ऐड हो रही है उनकी डायमेंशन सेम आ रही थी। ठीक है, तो जैसे अगर आप एक सेकंड में को दो, मैं क्वेश्चन में नहीं मिल रहा अभी। तो जैसे यहाँ पे था शायद आई थिंक x इक्वल्स टू ए वाई समथिंग, और यहाँ पे एक और टर्म थी, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम आनी थी। यस मैम। और ये वाली पूरी टर्म थी, उसकी भी डायमेंशन सेम आनी थी। तो ऑप्शन में पूछा था किनकी मैच नहीं कर रही है। यस मैम। तो आपको क्या करना था, इक्वल करना था एक एक बार। जैसे x इक्वल्स टू ए वाई करना था, और जैसे ऑप्शन में था कि x की डायमेंशन क्या a के इक्वल है, तो वो नहीं है, क्योंकि a इंटू वाई करेंगे तब जाके वो x के इक्वल था, अकेला a x के इक्वल नहीं था। यस मैम। क्या क्लियर हो गया है पॉइंट मेरा? यस मैम। डाउट क्लियर हुआ है जो डाउट था? यस मैम। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है तो मेरे को क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ढंग से समझा दूंगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है। मैम म्यूट हो गया। मम्मी